हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, झारखंड पीजीटी कॉमर्स और सीनियर ऑडिटर के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज में है आज पांचवा भाग। इससे पहले 4 वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। झारखंड पीजीटी कॉमर्स और सीनियर ऑडिटर की अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और वहां से जाके झारखंड पीजीटी कॉमर्स का कॉमर्स पोर्शन का जो मेरिट सेक्शन का है 300 नंबर का, आप वो कोर्स जाके एनरोल कर सकते हैं। अगर आप सीरियसली तैयारी करते हैं तो आप 3 महीने में अगर आप 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो अच्छे तौर पर आपकी पुख्ता तैयारी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आता हुआ, पहला सवाल है आपके ऊपर कि व्हेन प्रोडक्शन फैसिलिटी इज सफिशिएंट बट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज द लिमिटिंग फैक्टर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बजट्स शुड बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट। सवाल ये है कि जब उत्पादन सुविधा पर्याप्त है, आपके पास पर्याप्त फैसिलिटी है, लेकिन उत्पादों की मांग सीमित है, प्रोडक्ट की डिमांड ही लिमिटेड है, तो कौन सा बजट आप सबसे पहले बनाएंगे? प्रोडक्शन, परचेस, सेल्स, कैश? तो भैया, जब आपकी डिमांड ही लिमिटेड है तो लिमिटेड डिमांड के लिए आपको क्या करना होगा? लिमिटेड डिमांड के लिए आपको सबसे पहले बनाना होगा सेल्स बजट, क्योंकि फिर उसी के हिसाब से आपकी सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले क्या होगा? सेल्स। अगर आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी लिमिटेड होती तो सबसे पहले आप बनाते हैं प्रोडक्शन बजट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following is not a responsibility of a budget committee? देखो, बजट बनाने के लिए बजट एक कमेटी बनाई जाती है जो एक हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी होती है, मॉनिटर करने के लिए कि बजट ठीक से बनाया जाए, बजट एज पर गाइडलाइंस बनाया जाए, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बजट एज पर बजट मैनुअल बनाया जाए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बजट कमेटी की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो पहला है टू प्रोवाइड ऑल हिस्टोरिकल डेटा टू द फंक्शनल हेड। ये काम करता है बजट कमेटी, हिस्टोरिकल डेटा देता है फंक्शनल हेड को ताकि वो फंक्शनल बजट बना सके। प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल बजट। देखो, बजट बनाने का काम नहीं है बजट कमेटी का, ध्यान रखिएगा, बजट बनाने का काम बजट कमेटी का नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर प्रोवाइडिंग सेंट्रल गाइडलाइंस, बिल्कुल ये गाइडलाइन देते हैं। और अप्रूविंग फंक्शनल बजट आफ्टर मेकिंग द रिक्वायर्ड चेंजेस, फंक्शनल बजट में चेंजेस करने के बाद उसको अप्रूव कर, ये काम भी करते हैं। तो इसमें कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल बजट, ये काम बजट कमेटी का नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विद एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर? कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा लेखा परीक्षक यानी अंकेक्षक की पात्रता, योग्यता और अयोग्यता से संबंधित है? क्वालिफिक एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर की बात की गई है सेक्शन नंबर 141। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर सेक्शन 139 किसका है? तो ये है अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंट, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंट ऑफ ऑडिटर। अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति के मामले में ये है। 140 किसका है? रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। 141 है डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, और 142 है रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कंपनी ऑडिट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि आपको कंपनी ऑडिट से कम 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मैं मिनिमम कह रहा हूं, ये 6 से 7 भी हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट एंड एबनॉर्मल गेन अमाउंटिंग टू 800 यूनिट्स। और एबनॉर्मल लॉस जो है वो 10% है इनपुट का, और एबनॉर्मल गेन जो है वो 800 यूनिट का है। इफ फाइनल आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इज 1800 800 यूनिट्स,
अगर आउटपुट फाइनल जो मिल रहा है प्रोसेस में, ये प्रोसेस कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, 18,800 यूनिट्स, देन द एक्चुअल लॉस ऑफ द प्रोसेस विल बी। अब जिन्होंने प्रोसेस कॉस्टिंग अच्छे से किया होगा वो आसानी से कर लेंगे। देखो होता क्या है, आप समझिए। इनपुट, किसी प्रोसेस में हम सबसे पहले इनपुट करते हैं। इनपुट में अगर आपका नॉर्मल लॉस हम माइनस कर दें, नॉर्मल लॉस, तो ये क्या आता है, एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड आउटपुट में हम क्या माइनस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस। या फिर अगर हमें गेन हुआ तो हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या करते हैं, एबनॉर्मल गेन। भाई ऐसा हो सकता है या तो एबनॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल गेन होगा, दोनों में से एक ही होगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एबनॉर्मल गेन लॉस भी हो जाए, एबनॉर्मल गेन भी हो जाए एक ही प्रोसेस में। फिर आएगा आपका क्या, एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पर आउटपुट आपका दिया है भाई 18,800। ठीक है, एबनॉर्मल गेन दिया है आपको 800 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हो रहा है, वेरी गुड। तो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना रहा होगा, अब ये तो कुछ नहीं होगा, डैश कर दो यहाँ पर। एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना रहा होगा कि जोड़ के, भाई 18,800 आ रहा है, 800 जोड़ने के बाद तो एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना रहा होगा, 18,000, यही रहा होगा। अब एक बात बताओ, अगर नॉर्मल लॉस 10% है, ठीक है, तो एक बात बताओ, इनपुट 100% होगा, उसका नॉर्मल लॉस माइनस करोगे 10%, तो जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, 90% आएगा। ठीक है, सॉरी, 18,000 का अगर ये 90% है, तो एक बात बताओ 100% कितना होगा, 100% हो जाएगा आपका 20,000। तो इनपुट कितना हो गया आपका 20,000 और उसका नॉर्मल लॉस कितना हो गया 2,000। ठीक है, अब एक बात बताओ, नॉर्मल लॉस हम एक उम्मीद कर रहे थे कि 2,000 होगा, लेकिन हमें अब नॉर्मल गेन हो गया। तो एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या है, एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है, जब एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम हो। तो एबनॉर्मल गेन कितना है 800। तो आपको एक्चुअल लॉस कितना हुआ भाई, 1200 यूनिट का। सिर्फ कितने यूनिट्स का, 1200 यूनिट्स का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, एबनॉर्मल गेन कब होता है ध्यान में रखिएगा, सुनिए। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने 2000 यूनिट, हमारा ये नॉर्मल लॉस है। ठीक है, नॉर्मल लॉस था 2000 यूनिट। अब मान लो दो सिचुएशन होती, एक्चुअल लॉस हमारा होता मान लो 2500 यूनिट। ठीक है, केस वन में। तो यहाँ पर हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया भाई, नॉर्मल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2000, 500 यूनिट ज्यादा हो गया, एबनॉर्मल लॉस 500। अब अगर मान लो कि हमारा एक्चुअल लॉस होता सिर्फ और सिर्फ 1600 यूनिट्स, तो इसका मतलब हम 2000 यूनिट का लॉस सोच के बैठे थे और हमारा एक्चुअल लॉस सिर्फ 1600 यूनिट का हुआ, इसका मतलब हमें एबनॉर्मल गेन हो गया कितने का, 400 यूनिट्स का। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अपॉइंट अ कॉस्ट ऑडिटर वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट मैंडेट्स द ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लागत लेखा परीक्षक या अंकेक्षक का नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है जहां केंद्र सरकार लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा अनिवार्य करती है। तो सबसे पहले तो भैया आपको सेक्शन याद होना चाहिए कि कॉस्ट ऑडिट का जो सेक्शन है कंपनीज एक्ट में वो सेक्शन 148। और इस सेक्शन में कहा गया है कि जिन कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट कराना है, कॉस्ट रिकॉर्ड का क्या कराना है, ऑडिट कराना है, उनको क्या करना होगा, उनको कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना होगा, लागत अंकेक्षक अपॉइंट करना होगा। और वो लागत अंकेक्षक जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, निदेशक मंडल द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। इफ देयर इज अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑडिटर की जैसे मान लीजिए हमने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया,
और बीच में वो हमें छोड़ के चला गया, कुछ भी रीजन हो सकता है, वो रेजिग्नेशन कर दे कि भाई मुझे नहीं करना काम, उसकी डेथ हो जाए, हो सकता है, या हमने खुद हटा दिया, हमने बोला भाई ये काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो उस केस में द सेम शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द अकरेंस ऑफ सच वैकेंसी। इस दशा में हम कितने दिनों के अंदर, जो उसके बीच में देखो, मान लो हमने आज अपॉइंट किया और हमने बोला अगले साल तक रहना है, अगले मीटिंग तक, बीच में ही चला गया, तो उसको बोलेंगे कैजुअल वैकेंसी। अब कैजुअल वैकेंसी अगर हुई, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने दिन के अंदर वो कैजुअल वैकेंसी को फुलफिल करेंगे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 दिन के अंदर अगला कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। Suppose the inspection cost in a firm at 50% of its capacity, production level 5,000 units are 30,000। एक फर्म है, उसकी 50% जब कैपेसिटी पे है, तो उसमें जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है 30,000 है, और उस लेवल पे हम 5,000 यूनिट बना रहे हैं। ठीक है, दीज आर वेरिएबल टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, और ये इसमें वेरिएबल हिस्सा जो है वो 50% है, यानी परिवर्तनशील हिस्सा 50% है। वॉट विल बी द इंस्पेक्शन कॉस्ट एट द 80% लेवल ऑफ कैपेसिटी, यानी 80% लेवल कैपेसिटी पर क्या होगा? तो आइए देखते हैं भाई। देखो, जो है आपका इंस्पेक्शन कॉस्ट, वो कितना है अभी? 30,000। अब इसके दो हिस्से हैं भाई, एक है आपका क्या, फिक्स्ड, और एक है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कितना है? वेरिएबल कह रहे हैं 50% है, तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया? फिक्स्ड। ठीक है, तो 30 का 50, ये हो गया 15,000, ये भी हो गया क्या, 15,000। अब देखो, यहाँ पर कितनी यूनिट्स बन रही हैं? यहाँ पर यूनिट्स बन रही हैं 5,000। तो भाई फिक्स तो फिक्स रहेगा, चाहे कुछ भी ना बनाओ, चाहे 5,000 बनाओ, चाहे 10,000 बनाओ। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से हम डिवाइड कर दें, 15,000 डिवाइडेड बाई 5,000, तो ये कितना आ गया आपका? ₹3 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब सवाल क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द इंस्पेक्शन कॉस्ट एट 80% लेवल ऑफ कैपेसिटी। तो एक बात बताओ, 50% पर वो बना रहे थे 5,000 यूनिट, ठीक है, तो 80% पर कितना बनाएंगे? 80% पर बनाएंगे वो 8,000 यूनिट। ठीक बात है, 8,000 यूनिट पे। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगी बताओ? वेरिएबल कॉस्ट आएगी आपकी 8,000 यूनिट, और ₹3 के हिसाब से कितना, 24,000। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि वेरिएबल कॉस्ट बताओ, उन्होंने पूछा है कि इंस्पेक्शन कॉस्ट बताइए। तो देखो, इंस्पेक्शन कॉस्ट कैसे, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल को मिलाकर के आएगा, तो फिक्स्ड कितना है? 15,000 ही रहेगा फिक्स, तो ये तो फिक्स है ना, और वेरिएबल कितना, 24,000। तो जवाब कितना हो जाएगा, 39,000। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला, in a making of production budget, a company takes into account 40% sales forecast for the next month, while the remaining is to be produced in the month under consideration. Given the following 4 monthly sales forecasts, the production budget for the month of June is। उत्पादन बजट बनाने में एक कंपनी अगले महीने के लिए बिक्री पूर्वानुमान का 40% ध्यान में रखती है। मतलब हम, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं जनवरी में, तो जो फरवरी की सेल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका 40% जनवरी में ही बना लेंगे। ठीक है, और बाकी क्या करेंगे? बाकी फिर आगे इस मंथ का बनाएंगे। निम्नलिखित 4 मासिक बिक्री पूर्वानुमानों को देखते हुए जून महीने के लिए उत्पादन बजट आपने बनाना है। आप बनाएंगे, तो यहाँ फोरकास्ट दिया है मई से लेके अगस्त तक का। मई में 20,000 यूनिट का सेल का फोरकास्ट है, अनुमान है। जून में 24,000, जुलाई में 30,000, और अगस्त में आपका 18,000। ठीक है, पूछा है कि जून के लिए प्रोडक्शन बजट आप बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे भाई, समझो। आप यहां पर सेल्स कितना करने जा रहे हैं जून में? सेल्स यूनिट्स 24,000 यूनिट आप बेचेंगे। आपने बोला हाँ सर बिल्कुल बेचेंगे। ठीक है, प्लस
क्लोजिंग स्टॉक, भाई हमें क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है? अगले महीने के, क्या बोल रहे हैं? अगले महीने का, भाई जून का अगला महीना क्या है? जुलाई है। इसका 40%, क्या करना है? इसका 40% आज ही हमें बना लेना है। ठीक है, इसका 40% क्या करना है हमें? आज ही हमें बना लेना है। ठीक है, वेरी गुड। तो 30,000 का 40%, ये कितना आएगा? 12,000। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, कुछ ओपनिंग स्टॉक भी रहा होगा। ओपनिंग स्टॉक क्या रहा? मई में जब प्रोडक्शन कर रहे होंगे, तो मई में जो बेच रहे हैं वो तो बनाया ही होगा, साथ ही साथ जून के सेल्स का 40% मई में भी बना लिया होगा। तो ये हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक कितना? 24,000 का 40%। भाई ये देखो, जून वाला मई में ही बन चुका होगा, तो ये बनाने की जरूरत हमें नहीं है। देखो, इतना हम अभी इस महीने की सेल के लिए बना रहे हैं, ये अगले महीने के 40% का है, अगले महीने का 40%। बाकी जो पिछला बचा हुआ है वो हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कितना आएगा आपका? 96, ये माइनस कर देंगे आप। ठीक है, तो आपको बनाने की कितनी जरूरत है यहाँ पर? 26,400। आप प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का करेंगे? 26,400 यूनिट्स का करेंगे। ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, देखो एक बार और मैं समझा रहा हूँ, फिर से समझ लो। इस महीने की सेल 24,000 यूनिट। ठीक है, हमने बोला 24,000। फिर हमने बोला कि क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है, तो बोले जुलाई का जो है सेल, उसका 40% अभी बना के रखना है। तो जुलाई का सेल तो हम बनाने चले थे कितना? 24 और 12 36,000 यूनिट। तो एक बंदे ने बोला कि सर रुकिए, पिछले महीने जो आपने बना लिया है 40% इस महीने का, वो भी तो रखा हुआ है। हमने बोला ओपनिंग स्टॉक कितना है? उसने बोला सर आपकी इस महीने की सेल का 40% पहले ही बना के रख लिया है। तो हमने बोला कितना? 9600। तो बोले सर आपको बनाना सिर्फ 26,400 यूनिट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। A firm has generated rupees 4 lakh EBIT upon an investment of 24 lakhs by pooling equal proportion of 10% debentures and equity shares of rupees 10 each. If the corporate tax rate is 25%, what is the EPS of the firm? सवाल ये है कि एक फर्म ने क्या किया है, 4 लाख रुपए का उसका EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 24 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें इक्वल प्रोपोर्शन 10% के डिवेंचर है आधे, और आधे का इक्विटी शेयर है। कॉर्पोरेट टैक्स है, आपको ईपीएस बताना है। चलिए, तो देखो इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? 24 लाख। तो इसमें दो हिस्से हैं, किसके किसके? एक हो गया आपका डिवेंचर्स, कितने परसेंट वाले हैं भाई? 10%। कितना? इक्वल प्रोपोर्शन है ना, यहाँ पर लिखा देखिए, इक्वल प्रोपोर्शन, बराबरी का। तो 24 लाख का इक्वल प्रोपोर्शन 1/2, 12 लाख। और 1/2 इसका, ये क्या हो गया आपका? इक्विटी शेयर्स, 12 लाख। ठीक है, अब एक बात बताइए, 10 रुपए वाले हैं इक्विटी शेयर, 10 रुपए वाले हैं, 12 लाख रुपए की इक्विटी कैपिटल है। तो ये शेयर्स कितने हो गए? 1,20,000 शेयर्स एट रुपीज 10 ईच। तभी तो 12 लाख का, हर शेयर की वैल्यू अगर 10 है, तो 1,20,000 शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 लाख रुपए। और यहाँ पर आप 10% का इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट कितना आएगा यहाँ पर? 12 लाख का 10%, 1,20,000। ठीक है, चलिए अब देखो ईबीआईटी कितना है? 4 लाख। इसमें सबसे पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट कर लिया? 1,20,000। तो आपका ये आ गया क्या? ईबीटी, या इसको पीबीटी भी कह सकते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 2,80,000। अब इस पे टैक्स माइनस किया, टैक्स कितना है? 25%। तो एट द रेट 25%, तो 2,80,000 का 25% कितना हो गया? 70,000। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2,10,000। ये आ गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो कितना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? 1,20,000। तो ये आ जाएगा आपका अर्निंग पर शेयर। कितना आएगा अर्निंग पर शेयर? ₹1.78। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the market price per share of X Limited if price earning ratio is 15, dividend payout ratio is 60% and dividend per share is ₹12? ठीक है, सवाल ये पूछा गया कि एक्स लिमिटेड प्रति शेयर बाजार मूल्य बताएं उसका, एक्स लिमिटेड का, यदि मूल्य आय अनुपात 15 है और लाभांश भुगतान अनुपात 60% है और लाभांश प्रति शेयर ₹12 है। ठीक है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, यही होता है। चलो फिर दूसरा क्या लिखा है? डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है भाई, डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये कैसे आता है भाई? ये आता है आपका डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर इनटू 100। ठीक है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? डिविडेंड पे आउट रेशियो है आपका 60%, तो 60 डिवाइडेड बाई 100। और डीपीएस कितना है? 12। ईपीएस पता नहीं, थोड़े 100। या आप इसको ऐसे एक बार डिवाइड बाई 100। ठीक है, ऐसे भी परसेंटेज में। ठीक, तो अब ये 0.60 हो जाएगा भाई। 60% को 0.60 लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो ये आ गया 0.6 ईपीएस इक्वल टू 12। ईपीएस बराबर क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 0.6, और इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका ₹20। तो अर्निंग पर शेयर कितना आ गया? ₹20। और आप देख भी लो भाई, आप सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हो ना कि अगर 60% ₹12 है, ये तो मैंने इतना बता दिया, 60% ₹12 है। ठीक है, तो कमा कितना रहे होंगे? 100% यानी ₹20 कमा रहे होंगे। तो ₹20 का अगर डिविडेंड जो है बांट रहे हैं हम 60%, ठीक है, और डिविडेंड है ₹12, तो सिंपल सी बात है, आप नॉर्मल कैलकुलेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई प्राइस अर्निंग रेशियो कितना दिया है? प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है 15 टाइम्स। मार्केट प्राइस हमें पता नहीं, अर्निंग पर शेयर हमें मिल गया ₹20, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो मार्केट प्राइस पर शेयर बराबर 300। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चंस किए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनसे आप कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते रहिए और उनसे चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आगे हम और भी क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस अपनी जारी रखेंगे। और आपको कोर्स लेना है तो ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, कोर्स में ज़रूर इनरोल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच।